मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी में आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग आरएनए के बारे में जानेंगे। आरएनए है क्या? आरएनए मित्रों, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो सूत्र होता है C5H10O5, यानी इसीलिए 5 कार्बन होने के नाते इसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पेंटोज शुगर कहा जाता है। क्लियर? अब बात करें कि ये आरएनए है क्या, काम क्या करता है। आरएनए इन सम एनिमल्स, कुछ जीवों में आरएनए जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ये प्रूव किया 1957 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकेल कॉनराड। वैज्ञानिक का नाम क्या था? एच फ्रैंकेल कॉनराड। उन्होंने 1957 ईस्वी में टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस में इसको एक खोजा कि जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इन्होंने उसमें प्रूव किया। तो इन सम एनिमल, कुछ जीवों में आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल प्रूव्ड बाय एच फ्रैंकेल कॉनराड 1957 इन टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इट इज नोन एज ए जेनेटिक आरएनए। इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी आरएनए या जेनेटिक आरएनए कहते हैं। तो ये जो फ्रैंकेल कॉनराड ने 1957 में खोजा, उसको उन्होंने क्या कहा कि जेनेटिक मटेरियल के लिए ये खोजा कि कुछ जो जीव है उसमें आरएनए जो पाया जाता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जैसे किसमें खोजा इन्होंने? टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस में। और उन्होंने कहा कि इट इज नोन एज जेनेटिक आरएनए। उनको उन्होंने क्या कहा? आनुवंशिकी आरएनए। लेकिन मित्रों, नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो आपका आरएनए 3 प्रकार का होता है। वो नॉन जेनेटिक होते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये 3 जो आरएनए होते हैं ये तीनों नॉन जेनेटिक होते हैं। मित्रों, नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो एमआरएनए। सबसे पहले हम एमआरएनए के बारे में बात करेंगे, बाकी इसकी प्रोसेसिंग अभी एमआरएनए की लास्ट में बताएंगे बाद में। एमआरएनए की अगर हम बात करते हैं, ये जान लीजिए उसकी कम स्टेबल होते हैं, ये कम स्थिर होते हैं या कम स्टेबल होते हैं। एमआरएनए की लाइफ शॉर्ट होती है। एमआरएनए की लाइफ क्या होती है? शॉर्ट। एमआरएनए कहा किसको जाता है? मैसेंजर आरएनए। ये संदेश पहुंचाता है। मैसेंजर माने क्या होता है? संदेश वाहक। ये संदेश वाहक आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। ये केवल मैसेज पहुंचाता है और इसीलिए इसकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट होती है। क्लियर? अब बात करें कि काम कैसे करता है। तो एमआरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए ये आवश्यक जो जानकारी होती है, नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होता है, वो राइबोसोम तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है मित्रों? राइबोसोम तक। क्लियर? और फिर क्या करता है? एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये टेम्पलेट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? टेम्पलेट के रूप में। यानी जो मैसेज लेकर जाता है, राइबोसोम क्या करता है? एमआरएनए के उस अनुक्रम को पढ़ता है, उन जो है टेम्पलेट को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसी प्रकार का एमिनो एसिड को जोड़कर वो प्रोटीन बनाता है। तो कौन प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम। आइए मित्रों देखते हैं। एमआरएनए कम स्टेबल होते हैं। एमआरएनए की लाइफ क्या होती है मित्रों? शॉर्ट होती है। दूसरी चीज, एमआरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए
नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होता है, आवश्यक जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है मित्रों? राइबोसोम तक ले जाना इसका मुख्य कार्य है। और फिर क्या काम करता है? एमआरएनए के अनुक्रम को जब ये ले जाता है उसके पास, राइबोसोम के पास, तो जहां, हाँ, कहाँ तक ले जाता है? राइबोसोम तक। दूसरी चीज जान लीजिए, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, छोटे टुकड़े के रूप में, टेम्पलेट के रूप में काम करता है। जहां राइबोसोम जो होता है एमआरएनए के अनुक्रम को पढ़ता है, जानकारी लेता है ये क्या मैसेज लेके आया, और उस मैसेज को पढ़ करके, समझ करके राइबोसोम उसी प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। एकदम क्लियर मित्रों? एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसे बता दे रहा हूं कि एमआरएनए पहली चीज कम स्टेबल होता है, क्लियर। दूसरी चीज एमआरएनए की लाइफ जो होती है वो कैसी होती है मित्रों? शार्ट होती है। अब शार्ट कैसे होती है? क्योंकि ये केवल मैसेज पहुंचाता है। अब मैसेज कहाँ पहुंचाता है? एमआरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो लेकर के कहाँ जाता है? राइबोसोम तक। क्लियर? अभी इसको आगे मैं फिगर में बता देता हूँ। कहाँ ले जाता है? राइबोसोम के पास। और फिर दूसरा काम क्या करता है? एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? टेम्पलेट के रूप में काम करता है। जहां राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए के अनुक्रम को, उसकी जानकारी को क्या करता है? पढ़ता है, जानकारी लेता है, समझता है। कौन समझता है? राइबोसोम। और ये पढ़ने के बाद उसी प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़कर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना इसका समझ में आ जाता है। ये मैसेज लेकर गया, मैसेज राइबोसोम पढ़ा, टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है एमआरएनए, तो गया और वो राइबोसोम उस मैसेज को पढ़ लिया और पढ़ करके उसी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है कि आरआरएनए का काम क्या है? अब आरआरएनए जो काम करता है, ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरआरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण विभाग लेता है, इसकी मुख्य भूमिका निभाता है। ये मोर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? मोर स्टेबल। दूसरी चीज, यह प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाता है, मेन रोल अदा करता है। जो आरआरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है या मेन रोल अदा करता है। आरआरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, आवश्यक नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आवश्यक आनुवंशिकी जो जानकारी होती है उसको कोड करता है। समझ में आया? आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक आनुवंशिकी जो जानकारी होता है उसको क्या करता है? कोड करता है। फिर क्या हुआ? आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड को एक साथ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर से समझ लीजिए, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड को एक साथ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मित्रों? उत्प्रेरक का कार्य करता है। मित्रों, आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय एमिनो एसिड को एक साथ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? इतना क्लियर? दूसरी चीज, आरआरएनए ट्रांसलेशन के समय, अनुवाद के समय या अनुवाद के दौरान एमआरएनए एवं टीआरएनए के बीच संबंध स्थापित करता है। आरआरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन के समय एमआरएनए और टीआरएनए के बीच क्या करता है? रिलेशन अर्थात संबंध स्थापित करता है। तो अगली चीज, टीआरएनए ट्रांसलेशन के समय अर्थात वही अनुवाद के दौरान या समय एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट करता है।
क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसमें mRNA इनकोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड के क्रम में ट्रांसलेट कर देता है ताकि एक प्रोटीन बन सके। फिर क्या समझ लीजिए, आरआरएनए क्या होते हैं, मोर स्टेबल होता है, पहले पॉइंट। और यह किसमें मुख्य भूमिका निभाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा कार्य क्या है आरआरएनए का, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक या नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है। क्लियर। तीसरी चीज क्या है, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को एक साथ जोड़कर, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को एक साथ जोड़कर क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाने में स्टिमुलेशन का काम करता है। क्लियर। चौथी चीज जान लीजिए, आरआरएनए जो होता है ट्रांसलेशन के समय, अनुवाद के समय एमआरएनए और टीआरएनए के बीच रिलेशन प्रदान करता है, अर्थात संबंध स्थापित करता है। तो कह सकते हैं कि टाइम ऑफ ट्रांसलेशन आरआरएनए रिलेशन बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए, दोनों के बीच क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो अगली चीज जान लीजिए, आरआरएनए ट्रांसलेशन के दौरान, ट्रांसलेशन के समय एमआरएनए के साथ पहले इंटरेक्ट करता है, जिसमें एमआरएनए में जो इनकोडेड, जो उसके अंदर कोड भरे हुए हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड के क्रम में ट्रांसलेट कर देता है, अनुवाद कर देता है, ताकि एक प्रोटीन बन सके। इसका मतलब है कि ये 4-5 चीजें ही है मुख्य रूप से, मोर स्टेबल, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका, और प्रोटीन संश्लेषण के समय जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है। फिर आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय एमिनो एसिड को एक साथ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड को बनाने में स्टिमुलेशन का काम करता है। अगली चीज, आरआरएनए जो होता है ट्रांसलेशन के समय एमआरएनए और टीआरएनए के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला पॉइंट, अगर हम बात करें, आरआरएनए ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, जिसमें एमआरएनए में इनकोडेड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको एमिनो एसिड के क्रम में ट्रांसलेट कर देता है, ताकि एक प्रोटीन बन सके। अब तो नहीं भूलेगा ना मित्रों। आइए हम लोग टीआरएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों, हम लोग टीआरएनए के बारे में जानेंगे। देखिए, टीआरएनए क्या होता है। टीआरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए को क्या कहा जाता है, एसआरएनए, अर्थात सोल्यूबल आरएनए। ये सोडियम क्लोराइड में NaCl में सोल्यूबल होते हैं। दूसरी चीज जान लीजिए, टीआरएनए एमआरएनए कोडान के अनुसार एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। टीआरएनए का काम क्या होता है, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर कैसे करता है, टीआरएनए एमआरएनए के कोडान के अनुसार, जो एमआरएनए में कोडान होता है उसके अनुसार एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी जितना ये बताया रहता है, सिंपल भाषा में जान लीजिए, जितना एमआरएनए बताता है कि इतना चीज, इतना मटेरियल भेजो, तो उतने मटेरियल एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है मित्रों, राइबोसोम। क्लियर। टीआरएनए एमआरएनए और प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड के बीच एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। किसके रूप में, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करता है। तो टीआरएनए जो होता है एमआरएनए और प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड के बीच एक किसके रूप में काम करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। क्लियर। और बात
कर लेते हैं, टीआरएनए ट्रांसलेशन प्रक्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है मित्रों? ट्रांसलेशन प्रक्रिया में टीआरएनए भाग लेता है, यानी अनुवाद में भी भाग लेता है, जो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेती है, प्रक्रिया होती है उसमें, अर्थात जो ट्रांसलेशन होता है उसमें टीआरएनए क्या करता है? भाग लेता है। तो एक बार और सुन लीजिए मित्रों, टीआरएनए का कार्य, इसे एसआरएनए कहा जाता है क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड में सोल्यूबल होता है। दूसरी चीज, टीआरएनए एमआरएनए के द्वारा जो कोडान बताया जाता है उसके अनुसार एमिनो एसिड को राइबोसोम तक टीआरएनए पहुंचाता है। क्लियर? टीआरएनए एमआरएनए और प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड के बीच एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। किसके रूप में? टीआरएनए एमिनो एसिड के बीच एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। टीआरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वहां पर ये जो है क्या करता है? भाग लेता है ट्रांसलेशन। क्लियर मित्रों? जैसे हमने यहाँ फिगर में बनाया है, बीच में मान लीजिए एमआरएनए है। अब एमआरएनए क्या काम करेगा? मैसेज पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ मैसेज पहुंचाएगा, अर्थात कुछ कोडिंग प्रक्रिया को, कुछ जेनेटिक मटेरियल को, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यहाँ तक छोड़ता है। कहाँ तक? राइबोसोम तक। अब राइबोसोम क्या करेगा कि राइबोसोम यहाँ से कुछ एमिनो एसिड को बनाएगा। किसको बनाएगा मित्रों? एमिनो एसिड को बनाएगा। यहाँ देखिए पूल ऑफ एमिनो एसिड हमने बनाया है। एमिनो एसिड को बना करके साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। क्लियर? तो टीआरएनए क्या करता है? इसी एमआरएनए के द्वारा जो कोडान यहाँ पहुंचाया जाता है वो राइबोसोम तक जो है क्या करता है? टीआरएनए यहाँ से मैसेज क्या करता है? राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्लियर? आइए अब बात कर लेते हैं। नोट में हमने लिखा, जैसे ये एमआरएनए है नीचे वाला, ऊपर वाला डीएनए। एमआरएनए है अर्थात, और ऊपर वाला डीएनए। तो डीएनए में जो पाया जाता है आप जानते हैं, आपको हमने बताया है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जबकि यहाँ पर एमआरएनए में पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ नीचे वाला पार्ट एमआरएनए है, एमआरएनए से एडेनिन से क्या जुड़ा है? यूरेसिल। थाइमिन से एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन, और साइटोसिन से ग्वानिन। क्लियर मित्रों? अब यहाँ देखिए नीचे वाले ये भाग है, ये सिस्ट्रान है। क्या काम करता है? सिस्ट्रान। अब सिस्ट्रान जो होता है, ये जाने रहिए, ये कोड करता है। सिस्ट्रान जो होता है वो क्या काम करता है? कोडिंग जीनों का क्या करता है? जीन का कोडिंग करता है, और इसीलिए सिस्ट्रान को फंक्शनल जीन भी कहा जाता है। कौन जीन? फंक्शनल जीन। जबकि उसी में इंट्रान में होता है, और इंट्रान जो है फंक्शनल जीन नहीं होता है, नॉन फंक्शनल जीन होता है, या नॉन कोडिंग जीन होता है इंट्रान। और जबकि सिस्ट्रान फंक्शनल जीन या कोडिंग जीन कहा जाता है। आइए मित्रों, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है मित्रों? यूरेसिल। यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है, यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर पूछा जाए यदि डीएनए से डीएनए बने तो उसे क्या कहा जाएगा? रेप्लिकेशन। क्या कहा जाएगा मित्रों? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन, और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक एमआरएनए लिया, ये एमआरएनए है, एमआरएनए है, ये एमआरएनए का श्रेणी है, और इस पर एमआरएनए पर दो हमने ऊपर इंट्रान लिया है, नीचे सिस्ट्रान। तो इंट्रान जो होता है मित्रों वो नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल जीन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इंट्रान को नॉन कोडिंग जीन या नॉन फंक्शनल जीन। जबकि सिस्ट्रान को अभी हमने बताया, सिस्ट्रान को क्या कहा जाता है? कोडिंग जीन या फंक्शनल जीन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? नॉन कोडिंग
या नॉन फंक्शनल जीन कहा जाता है। क्लियर मित्रों। लेकिन अगर ये लार्ज साइज में देखा जाए, बड़े साइज में अगर इसको दर्शाया जाए तो ये आरएनए है। तो ये बड़े साइज में जब जाएगा तो इसे हम एचएन आरएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? एचएन, यानी कह सकते हैं हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहा जाएगा मित्रों? हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। और हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए में सिस्ट्रान प्लस इंट्रान दोनों मिल जाते हैं। एचएन आरएनए में जो है सिस्ट्रान प्लस इंट्रान दोनों मिले रहते हैं और दोनों मिल करके एचएन आरएनए बनाता है, जिसे हम हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं और इसी को प्री आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्री आरएनए कहा जाता है। जब आरएनए बनाना होता है उसमें जो सिस्ट्रान और इंट्रान दोनों मिल करके एक जो है एचएन आरएनए बनाता है या हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, उसी को हम प्री आरएनए कहते हैं। इतना समझ में आ गया मित्रों? तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बारे में प्रोसेसिंग यानी जो है एमआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए पढ़ेंगे। देखिए एमआरएनए कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे क्रिया करता है। एमआरएनए प्रोसेसिंग के समय देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया पहले भी कि ऊपर वाला जो है वो इंट्रान है, नीचे वाला क्या है? सिस्ट्रान है। मित्रों यहाँ जो है यहाँ भी एमआरएनए बना है। एमआरएनए का पहला है 5' और ये है 3'। तो लेकिन 5' वाला जो प्रोसेसिंग होता है ये एक कैप बना लेता है, कैपिंग कर लेता है, एक कैप बना लेता है। और ये कैप यानी 5' पर 7 मेथिल ग्वानिन की कैपिंग कर देता है। और 3' पर जो है एडिनिलेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एडिनिलेट, जिसे हम पॉलीटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पॉलीटेल। इतना क्लियर? फिर से समझ लीजिए। एमआरएनए प्रोसेसिंग के समय पर सबसे पहले 5' पर अर्थात 5' पर 7 मेथिल ग्वानिन की कैपिंग कर देता है। 7 मेथिल ग्वानिन की क्या कर देता है मित्रों? कैपिंग कर देता है। जबकि 3' पर ये एडिनिलेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एडिनिलेट का, जिसे हम पॉलीटेल भी कहते हैं। पॉलीटेल पर 3' पर पॉलीटेल होता है, पॉलीटेल पर एडिनिलेट का निर्माण करता है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए। एमआरएनए की जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के समय उस समय क्या काम करता है कि ये जो 5' होता है, 5' एमआरएनए पर पहला 5' होता है और दूसरा क्या होता है? 3'। तो 5' पर एक 7 मेथिल ग्वानिन के द्वारा 7 मेथिल ग्वानिन के द्वारा की एक कैपिंग कर देता है, कैप लगा देता है। ये कैप ही है 7 मेथिल ग्वानिन कैप। और ये और जो 3' वाला है वो पॉलीटेल अर्थात उसी को एडिनिलेट का निर्माण करता है। 3' पर किसका निर्माण करता है? एडिनिलेट। क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए की स्प्लाइसिंग कैसे होती है? तो देखिए स्प्लाइसिंग कहा किसको जाता है? जब इंट्रान गायब हो जाए, रिमूव हो जाए। जब इंट्रान क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, उसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। समझ लीजिए। रिमूवल ऑफ इंट्रान फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ए स्प्लाइसिंग। जब एमआरएनए से इंट्रान गायब हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्लियर मित्रों? तो अगर पूछा जाए स्प्लाइसिंग किसे कहा जाता है तो ये जाने रहिए, जब एमआरएनए से इंट्रान गायब हो जाए, इंट्रान
का लोप हो जाए, रिमूव हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये तुमने लिखा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम mRNA इज नोन एज ए स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग से स्प्लाइसियोसोम बना। अब स्प्लाइसियोसोम किसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। यानी प्रोटीन के समूह को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसियोसोम। अब ध्यान दीजिएगा, स्प्लाइसियोसोम जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, अब इसमें SNURP प्लस अदर प्रोटीन मिल करके स्प्लाइसियोसोम बनाते हैं। यानी SNURP प्लस अदर प्रोटीन, कुछ अलग प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, स्प्लाइसियोसोम। अब SNURP का मतलब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। वो जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और प्लस अदर प्रोटीन मिल करके क्या बनाता है मित्रों, स्प्लाइसियोसोम बनाता है। भूलना नहीं चाहिए यहाँ। क्लियर। हाँ, यहाँ नोट में हमने एक चीज लिख दिया है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहीं पर टीआरएनए के प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो अगर टीआरएनए की बात करें तो यहाँ 2D स्ट्रक्चर बनता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है और इसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया, गिवन बाय हॉली। तो हॉली नामक वैज्ञानिक ने क्लोवर लीफ मॉडल दिया या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया टीआरएनए के लिए। और ये मोर एक्सेप्टेड मॉडल है, ये मोर एक्सेप्टेड मॉडल कहलाता है। हॉली ने कहाँ से दिया था, टीआरएनए निकाला कहाँ से था, तो हॉली ने टीआरएनए को ईस्ट में एलानिन पाया जाता है। ईस्ट में क्या पाया जाता है मित्रों, एलानिन। अब उस एलानिन से टीआरएनए को निकाला था, समझ गए। तो हॉली ने टीआरएनए को ईस्ट के एलानिन से निकाला और ईस्ट के एलानिन से टीआरएनए निकाला था। ये हमने बना भी दिया नीचे। और एक चीज जान लीजिए, टीआरएनए को एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं एमआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है। एमआरएनए का जो वो पाया जाता है 5' और 3'। 5' पर ये जो है ये 7 मेथिल ग्वानिन से कैपिंग कर देता है, जबकि 3' पर पॉलीटेल पर एडिन लेट बनाता है। क्लियर। एमआरएनए की स्प्लाइसिंग किसे कहा जाता है, स्प्लाइसिंग। तो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग उसे कहा जाता है जब एमआरएनए से इंट्रॉन रिमूव होकर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब स्प्लाइसियोसोम बनता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन के समूह को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। अब ये किससे बनता है, SNURP प्लस अदर प्रोटीन ये स्प्लाइसियोसोम बनाते हैं। SNURP क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस अदर प्रोटीन मिल करके स्प्लाइसियोसोम बनता है। क्लियर। अब नोट में हमने लिखा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, सीपी स्वानसन को। क्लियर। टीआरएनए की बात करते हैं तो टीआरएनए का मतलब है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसने दिया, हॉली ने। या क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया, हॉली ने। ये मोर एक्सेप्टेड मॉडल होता है टीआरएनए। हॉली ने टीआरएनए को कहाँ से निकाला था, तो टीआरएनए को ईस्ट के एलानिन से टीआरएनए को निकाला था हॉली ने। क्लियर। और टीआरएनए को एसआरएनए कहा जाता है। यही क्लोवर लीफ मॉडल जो दिए थे हॉली महोदय ने, इन्होंने दिया कि 5' इधर से होकर के ऐसे आता हुआ ये घूम करके फिर इधर जो है जा करके 3' पर निकलता है। उसी प्रकार देखिए 5' पर एमिनो एसिल सिंथेटेज लूप होता है। इस लूप को क्या कहा जाता है, एमिनो एसिल सिंथेटेज लूप, जिसका बेस पेयर कितना होता है मित्रों,
इसका 8 से 12 बेस पेयर होते हैं इस पर। एमिनो एसिड सिंथेटेज लूप पर 8 से 12 बेस पेयर, जबकि एंटीकोडॉन पर 7 बेस पेयर होते हैं, 7 बेस पेयर। एंटीकोडॉन पर कितने बेस पेयर? 7 बेस पेयर। और राइबोसोमल बाइंडिंग लूप पर जो है 7 बेस पेयर होता है। दो चीज याद किए रहना। और एक चीज जान लीजिए, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्प। फिर से समझ लीजिए, हॉली ने जो 3 डायमेंशनल मॉडल और 2 डायमेंशनल मॉडल दिया था, वो उसी को क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। और क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया मित्रों? तो हॉली ने। हॉली ने क्या बताया कि 5 डैश से 3 डैश पर जाने के लिए 5 डैश पर एक लूप पाया जाता है। 3 लूपों के रूप में इन्होंने व्यक्त किया। जो पहला लूप बताया उनका नाम रखा इन्होंने एमिनो एसिल सिंथेटेज लूप, जिसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 8 to 12 बेस पेयर, 8 से 12 बेस पेयर होते हैं। जबकि दूसरा बेस पेयर इन्होंने एंटीकोडॉन लूप बताया। क्या बताया मित्रों? एंटीकोडॉन लूप। अब एंटीकोडॉन लूप को जब इन्होंने बताया तो एंटीकोडॉन लूप में 7 बेस पेयर होते हैं। तीसरा लूप इन्होंने क्या बताया कि राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, जिसमें 7 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर मित्रों? 7 बेस पेयर। मित्रों, आज की ये क्लास समाप्त हुई। अब अगले क्लास में हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।